नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी का आज जालौन दौरा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कैथेरी टोल प्लाजा आज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों का आज जायजा लेंगे सीएम योगी। स्थलीय निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक भी करेंगे। 16 जुलाई को दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और आज इसी सिलसिले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन पहुंचेंगे, जहां पर आज अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे और चल रहे कामों का जायजा लेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कैथेरी टोल प्लाजा आज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी का आज जालौन दौरा है। उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों का आज जायजा लेंगे। दरअसल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर के आज तैयारियों को लेकर के जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्थलीय निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी। तो 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उद्घाटन करेंगे और इसको लेकर के आज सीएम योगी खुद जालौन पहुंच रहे हैं और वहां पर तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके साथ अधिकारियों के साथ भी वो बैठक करेंगे। तो बड़ी सौगात मिलने वाली है बुंदेलखंड को। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कैथेरी टोल प्लाजा आज पहुंचेंगे सीएम योगी और 16 जुलाई को ये बड़ी सौगात मिलेगी पीएम मोदी की तरफ से। और रुक करेंगे हमीरपुर का, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाया है। जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। जमीनी विवाद को लेकर परेशान थे ये पूरा पीड़ित परिवार परेशान था। मां समेत 2 बेटों और 2 बेटियों ने जहर खाया है। पति की मौत के बाद परिवार के लोग जमीन नहीं दे रहे थे। पड़ोसियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सदर कोतवाली के लक्ष्मीबाई तिराहे मुहाल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हमीरपुर से बड़ी खबर, एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाया और जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया है इस परिवार की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन विवाद को लेकर परेशान था ये पीड़ित परिवार और जिसके बाद ये बड़ा कदम उठाया, आत्महत्या को लेकर के मजबूर हुआ। मां समेत 2 बेटों और 2 बेटियों ने जहर खाया। यानी परिवार में कुल 5 लोगों ने जहर खाया और आत्महत्या का प्रयास किया गया। पति की मौत के बाद बताया जा रहा है कि परिवार के लोग इन्हें जमीन नहीं दे रहे थे और जिस वजह से ये परिवार परेशान था और मजबूर होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर यह मजबूर हुआ परिवार। तो एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाया और जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। हमीरपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाया है और आत्महत्या का प्रयास किया है। दरअसल जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया है। जमीनी विवाद को लेकर के बताया जा रहा है कि यह प्रयास किया गया है और परिवार ने यह बड़ा कदम उठाया। जमीनी विवाद को लेकर परेशान था पूरा पीड़ित परिवार और इसी के चलते यह बड़ा कदम उठाने पे परिवार मजबूर हुआ। मां समेत 2 बेटों और 2 बेटियों ने जहर खाया है। इस परिवार के कुल 5 लोगों ने जहर खाया है। पति की मौत के बाद परिवार के लोग जमीन नहीं दे रहे थे बताया जा रहा है और उसके बाद यह बड़ा कदम उठाने पर यह परिवार मजबूर हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुपेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। रुपेश, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है और जमीनी विवाद बताया जा रहा है, खबर पर क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं योगेश जी, ये सदर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मी तिराहे का मामला है, जहाँ पर एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाया हुआ है, चाय पी हुई है और मौके पर आला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और जानकारी ली है और जो भी इस पे दोषी हैं, जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जो दूसरा पक्ष है उनको गिरफ्तारी की जा रही है। बिल्कुल रुपेश, लेकिन जिन 5 लोगों ने जहर खाया है उनकी हालात क्या बनी हुई है, क्या स्थिति है? इस समय स्थिति ठीक है और जो 5 लोग हैं उस पर 2 लोगों की ज्यादा हालत गंभीर है और 3 लोग बिल्कुल सेफ है इस तरह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए रुपेश। तो एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाया। सदर कोतवाली के लक्ष्मीबाई तिराहे मुहाल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर के ये परिवार परेशान था और जहर खाने जैसे कदम को उठाने पर मजबूर हुआ और 2 बेटे 2 बेटियों समेत मां ने जहर खाया है। बताया जा रहा है कि पति की मौत के बाद उसके परिजनों की तरफ से जमीन नहीं दिया जा रहा था, उसके परिवार वालों की तरफ से जमीन नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद ये परिवार जहर खाने पर मजबूर हुआ।
और उधर कानपुर में कुएं में गिरने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। कुएं में गिरी भैंस को निकालने के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। तो हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जताया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है सीएम योगी की तरफ से। बिल्हौर कोतवाली के गौरी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर से यह बड़ी खबर है, जहां पर हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। बता दें कि आपको एक भैंस के कुएं में गिर जाने के बाद उस भैंस को बचाने के लिए 3 युवकों का भी कुएं में गिरना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि तीनों की मौत हो गई है। कुएं में गिरने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। कुएं में गिरी भैंस को निकालने के दौरान यह हादसा बताया जा रहा है। तो कानपुर में यह बड़ा हादसा हुआ है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और इसके साथ ही पीड़ित परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। यह बड़ा ऐलान किया गया है और बिल्हौर कोतवाली के गौरी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम फोन लाइन पर बने हुए हैं। मोहम्मद असलम, जिस तरीके से कानपुर से ये बड़ी खबर सामने निकल करके आई है कि कुएं में 3 लोगों की गिरने से मौत हो गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि दरअसल क्या वजह थी, कैसे भैंस गिरी और 3 युवकों को ये भैंस निकालने का जो पूरा मामला सामने आया है वो भी भारी पड़ गया। 3 युवकों के भी उस कुएं में गिरने से मौत हो गई। बिल्हौर कोतवाली के गौरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल कुएं में गिरने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर कानपुर से निकलकर के सामने आई है और कुएं में गिरी भैंस को निकालने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। 3 युवकों की भी दर्दनाक मौत हो गई है कुएं में गिरने से। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। इसके साथ ही साथ मृतक के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है सीएम योगी की तरफ से। और एक बार फिर से हमारे साथ मोहम्मद असलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहम्मद असलम, क्या कुछ पूरा मामला है, जिस तरीके से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है कुएं में गिरने से? जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है वो बिल्हौर थाना क्षेत्र का है और वहां पर ही ये गांव है जहां पर ये पूरा जो दर्दनाक हादसा है वो सामने आया है। कल रात का मामला है, जिसमें आपको बता दें कि एक गाय का बछड़ा गिर गया था। उसको निकालने को लेकर एक ही परिवार के 3 लोग एक के बाद एक जो है कुएं में जाते हैं और जहां जहरीली जो गैस है उसकी चपेट में आ जाते हैं, जिसके बाद तीनों को यही वहां अचेत अवस्था में तो कुएं में ही गिर जाते हैं। जिसके बाद एक के बाद एक इसी तरह जाते हैं और गिरते रहते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस गांव वाले के मुंह पे जो कपड़ा है उसको गीला कपड़ा बांध के जब नीचे उतारती है तो उसके बाद जो है तीनों को बाहर निकाला जाता है, जिसमें कि चारों को बाहर निकाला जाता है, जिसमें कि 3 की जो है बताई जा रही है कि मौत हो चुकी है, जबकि जो एक है वो अभी गंभीर घायल है, जिसका जो कानपुर का हाईलाइट हॉस्पिटल है वहां पर इलाज चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में बताया ये भी जा रहा है कि सरकार की तरफ से भी मदद की जा रही है और मुख्यमंत्री ने भी तो इस पूरी घटना पर शोक व्यक्त किया है। मोहम्मद असलम, बछड़े को निकालने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई बछड़े के निकालने के चक्कर में। ऐसे में बछड़े को बचाया जा सका या नहीं? जी बिल्कुल, बछड़े को बाद में निकाल लिया गया था, लेकिन उसको बताया जा रहा है कि वो भी बचेगा नहीं, क्योंकि उसकी भी हालत खराब है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो मृतक हैं उनके जो मृतक हैं वो एक ही परिवार के तीनों हैं और इसके अलावा जो गंभीर अवस्था में घायल है वो भी उसी परिवार का है। तो एक बड़ा दर्दनाक हादसा, इस पूरे हादसे के बाद कहीं ना कहीं जो गांव है वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि एक ही घर में और तीनों की चिताएं एक साथ इस तरीके से जो माहौल बना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दर्दनाक घटना हुई है और इस पूरे मामले पर वहां के लोग भी अचंभित हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मोहम्मद असलम। और रुख करेंगे अब लखनऊ का, जहां पर पशुपालन विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला है और यह बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। पशुओं की दवा खरीद में बड़ा घोटाला किया गया। अफसरों ने 50 करोड़ का घोटाला किया है। पशुओं के लिए घटिया दवा खरीदी गई है और जांच में कई दवाएं घटिया साबित हुई है। अब उपयोग पर रोक लगा दी गई है और वापसी के फरमान भी पशुपालन विभाग के निर्देशक ने गड़बड़ी मानी है और वसूली होगी कंपनी से, ये भी बात कही गई है। तो ब्लैकलिस्ट
की गई है कंपनी और इसके साथ कर दी जाएगी, ये कहा गया है निदेशक की तरफ से। राजकीय विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। बजट के 65 करोड़ में से 50 करोड़ 4 महीने में खर्च हो गए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से है, जहां पर पशुपालन विभाग में बड़ा घोटाला देखने को मिला है। पशुपालन विभाग के निदेशक ने गड़बड़ी भी मानी है, तो वसूली होगी, कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा, यह निदेशक की तरफ से कहा गया है। तो राजकीय विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। यह बड़ी खबर आपको बता दें कि बजट के 65 करोड़ में से 50 करोड़ रुपए सिर्फ 4 महीने में खर्च किए जा चुके हैं पशुपालन विभाग की तरफ से। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। सिद्धार्थ, ये पशुपालन विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है और मुख्यमंत्री लगातार इन सब चीजों पर नजर भी बनाए रखते हैं। और जिस तरीके से दवा खरीद में 50 करोड़ का घोटाला खुद निदेशक मान रहे हैं, उसके बाद इसके रोक दिया गया यूज करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। और जो लोग थे लगभग अब जब निदेशक खुद मान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये लापरवाही हुई है, चूक हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना ये इनके खिलाफ कार्रवाई कब होती है। जो विश्लेषक ने जो जांच रिपोर्ट में खुलासा किया उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 50 करोड़ का लगभग घोटाला है। कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर घोटाले होंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को भी नुकसान होगा, लेकिन अधिकारी मानने को नहीं तैयार हैं। अब देखना यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कब होती है, अब कब जो जिम्मेदार हैं वो सो कर जागते हैं और कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, लेकिन जिस तरीके से पशुपालन विभाग में लगातार जिस तरीके से ये घोटालों का मामला सामने आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही इसके तबादलों को लेकर के भी तमाम सारे सवाल उठे थे। ऐसे में लगातार जो सरकार की मंशा है उस पर क्या ये विभाग पलीता लगाता नजर नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए एक चीज है, पशुपालन विभाग लगातार विवादों में रहा है। अब निदेशक जो है वो कह रहे हैं इसको वसूला जाएगा, कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दे, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है जब आप काम देते हैं तब आप ध्यान नहीं देते। कई बार मीडिया भी खबरें चलाते हैं कि ये कंपनी के ऐसा, ये कंपनी पहले भी विवादों में रही, तो आप क्या ब्लैकलिस्ट पहले क्या किस चीज का इंतजार कर रहे थे, पहले क्यों कार्रवाई नहीं की गई इनके खिलाफ? और जब अब आप बात कर रहे हैं कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने की, तो कहीं ना कहीं सरकार अब कहीं ना कहीं जो 50 करोड़ का ये घोटाला हुआ इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या फिर केवल फाइलों में फिर कुछ दिन जब तक ये मामला सुर्खियों में रहेगा तब तक जांच होगी, फिर जांच रिपोर्ट होने के बाद क्या होता है ये नहीं पता चलता है। तो कहीं ना कहीं इस बार अब देखना ये है कि किस तरीके से ये 50 करोड़ का घोटाला है। और बड़ा सवाल ये उठता है, सरकार पूरी कोशिश करती है, सरकार अपने आप को चाहे टेंडर की बात कर लें उसमें भी सरकार नीचे से ऊपर तक पूरी कोशिश करती है कि टेंडर भी ढंग से डाले जाए और उसमें भी अनियमितता न बरती जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी बड़ी चूक करते हैं। और आप जो कंपनी की रेटिंग होती है उनको देखा जाता है, कंपनी ने पहले काम किया है उसको देखा जाता है, उसके बाद उनसे ये मांगा जाता है कि आपने कितना काम किया है, किस तो ये भी सब चीजें धता बताकर ऐसी कंपनियों को काम दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं एक चीज है जो हमारे सूत्र बताते हैं, जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो। निदेशक ने खुद मान लिया है कि कोई इसमें गड़बड़ी थी। बिल्कुल, तो गड़बड़ी है तो जरूर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस कार्रवाई का भी इंतजार किया जा रहा है, आखिर क्या वजह है, भी तमाम सारे सवाल खड़े करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। और उधर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मामला, दरअसल महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष के CPC 7-11 प्रार्थना पत्र पर यह सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में यह पूरा मामला है जिस पर सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। मथुरा से ये बड़ी खबर है जहां पर सुनवाई होनी है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। आपको बता दें कि 7-11 के तहत जो अपील दायर की गई थी उस पर मामले में सुनवाई होनी है। महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर यह सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह पर आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष के CPC 7-11 प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। तो महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह
मामले पर आज सुनवाई होनी है। बड़ा दिन माना जा रहा है। मुस्लिम पक्ष के CPC 711 प्रार्थना पत्र पर यह सुनवाई होगी और सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में यह पूरा मामला है, जिस मामले पर आज सुनवाई होनी है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का यह पूरा मामला है, जिस मामले पर आज सुनवाई होनी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर आज ये सुनवाई होनी है। अग्निपथ योजना के विरोध में RLD प्रमुख जयंत चौधरी टप्पल यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज पर महापंचायत का आयोजन करेंगे। इस महापंचायत में टप्पल और आसपास के युवाओं को संबोधित भी किया जाएगा। बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध के समय इसी इलाके के जट्टारी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया था और इसके बाद से यहां के युवाओं पर कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कईयों को जेल भी भेज दिया गया है। वहीं रालोद के जिला अध्यक्ष कालीचरण का कहना है कि जिला प्रशासन ने जट्टारी और टप्पल के युवाओं को परेशान कर रखा है। बेकसूर और निर्दोष लोगों को जेल पहुंचाया गया है। तो अग्निपथ विरोध को लेकर के अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार RLD प्रमुख जयंत चौधरी युवा महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में अग्निपथ योजना के विरोध में RLD का महापंचायत एक बार फिर से है। महापंचायत में शामिल होंगे RLD प्रमुख जयंत चौधरी और जयंत चौधरी युवाओं को भी संबोधित करेंगे। टप्पल और आसपास के युवाओं को संबोधित करेंगे आज जयंत चौधरी। 11 तारीख में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है, अग्निपथ वीर योजना जो सरकार ने, भारत सरकार ने चलाई थी नौजवान युवाओं के, उसमें विरोध में एक पंचायत का यहाँ आयोजन किया जा रहा है और वो आयोजन जट्टारी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ के युवाओं को ज़्यादातर परेशान किया है प्रशासन ने और शासन ने, दोनों ने ही मिलकर, और बेकसूर और निर्दोष युवाओं को बहुतों को जेल पहुँचाने की मंशा रची जा रही है और आज तक वो उत्पीड़न युवाओं का बंद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। निशांत, क्या कुछ खबर पर और जानकारी है? आज युवा महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है RLD की तरफ से और RLD प्रमुख जयंत चौधरी इसमें पहुंचेंगे। जिस तरह से आपको बता दूं कि अलीगढ़ के अंदर अग्निपथ योजना के विरोध में जयंत चौधरी, RLD प्रमुख जयंत चौधरी आज अलीगढ़ पहुंच रहे हैं, जिसमें लाखों युवाओं और जो वहाँ के जाट नेता हैं उनको संबोधित करेंगे। आप वहीं आपको बता दें, जिस तरह से अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार जिस तरह से प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद लाठीचार्ज और युवाओं के ऊपर जिस तरह से युवाओं ने गाड़ियां फूकी थी, तो उसका विरोध अलीगढ़ में भी देखा गया था। तो उसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है। उन्हीं कार्रवाइयों को लेकर जयंत चौधरी आज अलीगढ़ पहुंचे थे, क्योंकि युवाओं का और उनके वहां के ग्रामीणों का कहना था कि जिस तरह से अग्निपथ योजना के विरोध में जिस तरह से युवाओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जो पुलिस जो है वो उनको परेशान कर रही है, तो इसी को लेकर आज रालोद प्रमुख जयंत चौधरी आज अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी पुलिस की वहां पर जो व्यवस्था है, पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने डेरा डाल रखा है और अभी जिस तरह से बात की जा रही है, क्योंकि कल भी रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी की सभा होनी थी, लेकिन किसी कारणों से वहां स्थगित की गई थी। तो यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जयंत चौधरी की सभा को यहाँ भी ना होने दी। लेकिन हालांकि जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता साफ तौर से कह रहे हैं कि जयंत चौधरी आज अलीगढ़ पहुंचेंगे और युवाओं को और यहाँ पर जिस तरह से विरोध चल रहा है उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल निशांत, लेकिन इस युवा महापंचायत का आयोजन किया जाना है, इसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और इस युवा महापंचायत में कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? जिस तरह से कार्यकर्ताओं का कहना है कि युवा जो सम्मेलन होने वाला है उसमें 10 से 20 हजार कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से जिस इलाके में ये महापंचायत रखी गई है वहाँ पूरा जाट इलाका है। खैर और टप्पल जो इलाका पड़ता है, वहां पर जो आधे से ज्यादा जो युवा है वो पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। उसी को लेकर जब बवाल हुआ तो वहां पर कई युवाओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। तो पुलिस की जो बात की है, पुलिस और अधिकारियों की बातचीत की जाए तो पुलिस और अधिकारी लगातार वहां पर डेरा डाले हुए हैं और तमाम इंतजाम जो पुलिस और प्रशासन की ओर से किए गए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां लगाई गई हैं, मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है, पारी पुलिस बल वहां तैनात किया गया है और PSC वहां तैनात की गई है। तो पुलिस और प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां वहां पर की गई हैं और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी
अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जयंत चौधरी यहाँ पर आएंगे और आने के बाद जो जिस तरह से युवा सम्मेलन होने वाला है उसको संबोधित भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए निशांत। तो वहीं संभल में लोकसभा की समीक्षा करने आए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस ट्वीट को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है जिसमें उन्होंने सरकार पर वन भूमि को आसानी से छीनने के लिए नए वन संरक्षण नियमों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। वहीं अश्विनी चौबे ने कहा है कि राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है, मुझे नहीं लगता उनको इस प्रकार के भ्रामक बात लोगों को गुमराह करने के लिए करनी चाहिए थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी ने भ्रामक प्रचार करके जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी कोई बात नहीं है। भारत सरकार वन विभाग की कोई भी जमीन नहीं छीन लेगी और हम छीनकर कहां ले जाएंगे। है कि जिस उद्देश्य से राहुल जी ने ये ट्वीट किया है, मुझे नहीं लगता है कि उनको ये इस प्रकार की बात भ्रामक प्रचार करके जनता से मतलब जनता को भ्रमित करने का जो उन्होंने प्रयास किया वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत सरकार कोई ज़मीन को, आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट किया है कि वन विभाग की ज़मीन वो छीन लेंगे, तो हम छीन के कहाँ ले जाएंगे। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के ओमिक्रॉन फर्स्ट सोसाइटी में पुलिस ने छापेमारी कर 5 नाइजीरियन महिला समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिलाओं के पास से पुलिस को भारी मात्रा में शराब और गांजा बरामद हुआ है। तो ये ग्रेटर नोएडा से खबर है जहां पर पुलिस ने ओमिक्रॉन फर्स्ट सोसाइटी में छापा मारा है और छापेमारी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 नाइजीरियन महिला समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और गांजा भी बरामद किया है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नाथनगर पीरपराती निवासी प्रसूता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है और जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि डॉक्टरों की मनमानी के कारण प्रसूता का इलाज सही समय पर नहीं होने से मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर बवाल काटा। वहीं मृतक महिला के पति ने एसएसपी बाबूराम को बुलाने की मांग करते हुए कहा कि जब तक एसएसपी नहीं आएंगे तब तक शव को वो नहीं ले जाएंगे। डॉक्टर ज्यादा जाते थे, वो डॉक्टर क्या बोले, डॉक्टर क्या बोला, तुम ज्यादा भूखा होगा, जाओ तुम्हारा पत्नी मर जाएगा। बस 2 सुइया दिया घप घप और उसके बाद 10 मिनट के बाद बोला कि मर गया। 2 सुई दिया है और अब इसका हमको छानबीन चाहिए, वो कौन सा दिया है। ये बॉडी को उठाने के लिए इस लहाज से गुजरना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। हम भी ये रखे के शौक, मेरा छोटा छोटा एक बेटा एक बेटी है, एक को एसपी बनाएंगे, एक को डॉक्टर बनाएंगे। ये शौक नहीं रहा, अब ये लाल सलाम बनेगा, ये लाल सलाम बनेगा। उधर कन्नौज में आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आरपीएफ ने बाइक रैली निकालकर आमजन को देश के प्रति जागरूक किया और देशभक्ति की भावना जगाई। बाइक रैली इज्जत नगर से शुरू हुई और कन्नौज पहुंची। वहीं रैली के माध्यम से ट्रेनों में होने वाली पत्थरबाजी और चेन पुलिंग से बचने की भी सलाह दी गई। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश की जनता को, देश के नौजवानों को देशभक्ति की भावना उत्तेजित करने के उद्देश्य से ये रैली निकाली जा रही है। कहाँ से कहाँ तक निकाली है? हम लोग इज्जतनगर से काठगोदाम से लालकुआ, रुद्रपुर और इज्जतनगर होते हुए बदायूं से काशीगंज, हाथरस, मथुरा से फर्रुखाबाद, कायमगंज, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ होते हुए कन्नौज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।